हम्म, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है? आज हम लोग को सबको मालूम है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। ये बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में है, सेंटर ऑफ द एटम के ऊपर है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता है, ठीक है। यही अरेंजमेंट है, यही स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे सामने आया, पहले उस डिस्कवरी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग एक जो है ग्लास, हार्ड ग्लास ट्यूब लेते हैं, ठीक है ना। ये हार्ड ग्लास ट्यूब है। इस हार्ड ग्लास ट्यूब में ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है। इससे हम लोग इसके प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। इसके अंदर जितना भी एयर है उसको हम लोग बाहर कर देते हैं, और इसके प्रेशर को जो है रिड्यूस करके कितना लाते हैं? इस रेंज में लाते हैं, 10 to the power -2 to 10 to the power -4। पहले क्या करते हैं कि इसके अंदर जो भी एयर और मॉइस्चर है उसको हम लोग रिमूव करते हैं ये वैक्यूम पंप से, ठीक है। जब ये पूरी तरह से खाली हो जाएगा तो इसके अंदर सबसे पहले हम हाइड्रोजन गैस भर देते हैं, ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस कितना प्रेशर रखेंगे? इस रेंज में रखेंगे, 10 to the power -2 से लेकर के 10 to the power -4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी रेंज में हम इसमें प्रेशर को रखेंगे इस ग्लास ट्यूब के अंदर, ठीक है। ग्लास ट्यूब में क्या लगा हुआ है? कैथोड है, एनोड है ना। कैथोड किसको बोलेंगे? जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे उसको कैथोड बोलेंगे, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे वो जो है एनोड कहलाएगा, ठीक है। ये अरेंजमेंट है। तो वेरी लो प्रेशर हम रख रहे हैं इसके अंदर, और सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हम हाइड्रोजन के साथ करेंगे, ठीक है। और हाई वोल्टेज सप्लाई करेंगे, कितना? 10,000 वोल्ट जो है हम लोग सप्लाई करेंगे। जैसे ही 10,000 वोल्ट हम सप्लाई करते हैं, ये पूरा जो ग्लास ट्यूब है वो चमकने लगता है। जैसे घर में ट्यूबलाइट लगाते हैं ना, उसी तरह से ये चमकने लगता है, पूरा लाइट आएगा, ठीक है। और ये तुमको एहसास होगा कि इधर से कुछ निकल रहा है, उधर जा रहा है, इधर से कुछ निकल रहा है, उधर कुछ जा रहा है, और बहुत स्पीड से जा रहा है, वो लगा स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है, ठीक है। कैथोड से निकला और एनोड के तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये, और उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट किया गया गैस को बदल के, पहले हाइड्रोजन के साथ किए, फिर हीलियम के साथ किए, फिर और भी जितना इनर्ट गैस है सबके साथ, ठीक है। हर बार यही ऑब्जर्व किए कि इसमें जो ये गैस, ये जो चलता है, रे जो चल रहा है लेफ्ट टू राइट, यानी कैथोड से एनोड के तरफ, उसका स्पीड हमेशा सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। और अगर हम इसमें एनोड में परफोरेटेड कर दें, एनोड को क्या कर देंगे? परफोरेटेड, मतलब इसमें हम लोग होल्स बना देंगे, तो रेज जो है एनोड को क्रॉस कर जाता है। एनोड को क्रॉस करके हम पीछे में स्क्रीन लगाए हुए हैं, किसका? जिंक सल्फाइड का, मतलब पीछे का जो ग्लास है उसके ऊपर जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया हुआ है, तो वो जो है जिंक सल्फाइड चमकने लगता है पूरा, ठीक है ना। पूरा बहुत ज़्यादा चमकता, पूरी जो ग्लास मटेरियल है इससे ज़्यादा चमक यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। जब हम गैस को बदलते रहते हैं हमेशा, तो इस चमक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब होता है कि जो एनर्जी पार्टिकल है वो इससे हमेशा सेम स्पीड से टकरा रहा है। सेम स्पीड से टकराएगा तो सेम ग्लो आएगा, ठीक है। सेम स्पीड से टकराएगा तो सेम ग्लो आएगा, इसलिए सेम स्पीड से हमेशा टकरा रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमें हर गैस के केस में, चाहे गैस हम इसके अंदर कोई ले लें, ग्लास ट्यूब भी बदल देते हैं कई बार, उसके बाद भी ये देखते हैं कि यहाँ का जो चमक में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब इसके स्पीड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर गैस में कंडीशन सेम रखते हैं, ठीक है। तब ये हम ऑब्जर्व करेंगे। अब हम वोल्टेज कम कर देंगे तो स्पीड तो लो हो जाएगा ना, ठीक है ना, और वोल्टेज बढ़ा देंगे तो और स्पीड बढ़ जाएगा ना। इसलिए हर हमेशा कंडीशन सेम रखना है। पहले हमको डिसाइड कर लेना है कि किस कंडीशन में हम ऑब्जर्व करेंगे, हर गैस के लिए कंडीशन सेम रहेगा, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमको क्या पता चला कि रेज लेफ्ट टू राइट जा रहा है, यानी कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, और कैथोड जो है नेगेटिवली चार्ज है और जा रहा है एनोड की तरफ। इसका मतलब है कि ये नेगेटिवली चार्ज है, ट्रिमेंडस स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब बहुत ही लाइट पार्टिकल है,
क्योंकि जो लाइट पार्टिकल रहेगा वही ट्रेमेंडस स्पीड से मूव कर सकता है, बाकी ट्रेमेंडस स्पीड से मूव नहीं कर सकता है। तो पता चल गया। उसके बाद क्या पता चला कि गैस जब बदल देते हैं तो भी इसके नेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसके स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब सारे एटम में ये सेम है। हाँ, उसके बाद इसका नाम रख दिया गया इलेक्ट्रॉन। ये जो रेज निकल रहा है कैथोड से, ये इसका नाम हो गया कैथोड रे। और ये कैथोड रे कोई एक चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारा पार्टिकल्स है जिसका मूवमेंट हो रहा है, और उस पार्टिकल का नाम हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया। और अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, सबसे पहले ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे जो है स्ट्रेट लाइन में चलता है। कैसे हम समझेंगे कि स्ट्रेट लाइन में चलता है? टेढ़ा नहीं चलता है। हाँ? तो इसके जो सीधा चलता है, सामने जब ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो उसका शैडो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई ऑब्स्ट्रक्शन रख देंगे तो यहाँ पर हमको शैडो मिलेगा। जैसे यहाँ पर मान लो कि कोई पत्ती बना हुआ ऐसे रख दो। ठीक है, तो ये रख दिए यहाँ पर, ऐसे करके यहाँ पर एक जो घिरनी बच्चा में खेलता था वही रख देना है। घिरनी बना खेलता था हम बच्चा में, हाँ, वही घिरनी ला के यहाँ रख देना। ठीक है, तो देखेगा कि इसका शैडो इधर बनता है, इस एनोड पर उसका शैडो हमको नजर आएगा। समझ गए? तो शैडो तो तभी संभव है जब वो कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में चलता है। जैसे हम लोग अभी अंदर में धूप बाहर में, यहाँ शैडो बन रहा है ना, क्योंकि सनलाइट जो स्ट्रेट चलता है। सन को ऐसे लाइट को डुअल नेचर है, फिजिक्स में पढ़ाई होगा। डुअल नेचर है, वेव कैरेक्टर भी है और पार्टिकल बिहेवियर भी है। पार्टिकल बिहेवियर के चलते वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल के पास क्या है? पार्टिकल बिहेवियर है, क्योंकि सामने इसको जब रख देते हैं यहाँ शैडो बनता है। तो शैडो तभी संभव है जब उसमें पार्टिकल बिहेवियर होगा और वो स्ट्रेट लाइन चलेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चल जाता है कि कैथोड रे ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी है हीटिंग इफेक्ट। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? हीटिंग इफेक्ट। मतलब कोई पतला ऐसा चीज़ मेटल का रख दोगे, पतला मेटल का प्लेट, जैसे एल्युमिनियम का फॉयल हो गया, आयरन का फॉयल हो गया, गोल्ड का फॉयल हो गया, सिल्वर का फॉयल हो गया, तो वो पूरा जो है गर्म हो जाएगा और गर्म करके एकदम हॉट हो जाएगा, चमकने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। इतना हॉट हो जाएगा कि वो चमकने लगेगा। समझ गया ना? है, यानी इतना ज़्यादा हीट होता है कि वो चमकने लगता है। तो हीटेड, अब जैसे ये घिरनी है ना, मेटल का ही घिरनी बना के रख देंगे यहाँ पर, तो दोनों काम हो जाएगा। शैडो भी दिख जाएगा और थोड़ा देर में वो गर्म भी हो जाएगा, और थोड़ा देर इंतज़ार करेंगे तो वो चमकने लगेगा, है ना। तो हम घिरनी जो बनाएंगे वो पेपर का नहीं बना के देंगे। पेपर का देंगे तो आगे लग जाएगा, जल जाएगा। तो मेटल का तो बना के देना ही पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे मेटल का ही घिरनी बनाएंगे। ठीक है, उसी को हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, गोल्ड का, सिल्वर का, जिसका भी मिल जाए, एल्युमिनियम का, उसी का बना के देंगे। और थोड़ा देर में 4-5 सेकंड के बाद वो एकदम पूरा जो है हॉट हो जाएगा। मिनट होते होते वो पूरी तरह से ग्लो करने लगेगा, इनकैंडेसेंट हो जाएगा। समझ गया ना? आई बात समझ में? मतलब क्या हो गया, इसमें हीटिंग इफेक्ट है, हीटेड अप टू, या लिख देते हैं सीधा हीटिंग इफेक्ट। समझ में आ गया ना? है, हीटिंग इफेक्ट, यानी इसमें एनर्जी है। तो हीटिंग इफेक्ट आया कहाँ से? हीटिंग इफेक्ट, ये जो ट्रेमेंडस स्पीड से चल रहा है तो बीच में ये रोक दिया उसको, उससे वो टकरा रहा है बार बार। ये जो काइनेटिक एनर्जी है, जब वो कोई चीज़ स्पीड से चल रहा है कैसे चल रहा है? किस एनर्जी से चलता है कोई चीज़? काइनेटिक एनर्जी से। तो वही काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है,
काइनेटिक एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ठीक है ना। और इसीलिए ये पूरा जो है चमकने लगता है। समझ में आ गया? तो इससे इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया इसमें हीटिंग इफेक्ट भी है, ठीक है। तीसरा है कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। अभी ये घिरनी को हम ऐसे रखे हुए थे सामने, ऐसे है ना। अभी घिरनी को हम ऐसे कर, ठीक है ना, ये घूमने लगा। समझ गया? पहले घिरनी हम ऐसे रखे थे तो घूम नहीं रहा था, खाली छाया दे रहा था। प्लेट लेंगे, 3 प्लेट लेंगे, हल्का रहेगा, घूमेगा। तो अगली बार क्या करेंगे, उसको हम ऐसे कर देंगे, पंखी सब ऐसे आएगा, तो जो इससे रेत जाएगा इसको टकराएगा, ऐसे धक्का देगा, फिर इस पर टकराएगा तो इसको धक्का देगा, है ना। इस तरह से ये घूमने लगेगा, ठीक है। तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। मटेरियल का मतलब क्या होगा कि ये कुछ ऐसे पार्टिकल से बना हुआ है जिसमें मास है, मतलब जीरो नहीं है। जो हम बोल रहे थे अभी कि जीरो है, मास है ही नहीं, वैसा बात नहीं है। मास है, बहुत कम, नहीं तो ये घूमता नहीं। अगर इसमें मास नहीं होता तो ये जो हम लोग पंखी लगा दिए हैं घूमने के लिए, हम तो घुमा नहीं रहे, नहीं इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ रख दिए ले जा करके रास्ते में और वो घूमने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आ रहा है ये जो ब्लेड से टकरा रहा है, जो ब्लेड देख रहे हैं, ब्लेड है ना, ब्लेड से टकरा रहा है, तो ये ब्लेड के ऊपर जब तक कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं टकराएगा तब तक ये मूव करेगा ही नहीं। इसका मतलब है मटेरियल पार्टिकल से बना हुआ है। समझ में आ गया? हाँ, यानी हम लोग पहले ऐसे रखे हुए थे, ठीक है ना। अब उस घिरनी को हम ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो ये ब्लेड हुआ, ये ब्लेड हुआ, ये ब्लेड हुआ, है। तो इस पर पार्टिकल का लगा धक्का, ये नीचे ऐसे पुश हुआ, ये सामने आ गया था। अगली बार इसको पुश कर दिया नीचे, फिर इसको पुश किया, इसको पुश किया, इस तरीके से क्या हो गया, घूमना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चला, इसमें मटेरियल पार्टिकल वाला भी कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चौथा जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, ठीक है। मान लो कि हम इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए। अब इसको हटा देंगे, ठीक है। इतना समझ गया ना, इसलिए हटा दिया, घिरनी हम नहीं नचेगा, ठीक है। इधर ये पॉजिटिव प्लेट लगा दिए और इधर हम नेगेटिव प्लेट लगा दिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, ठीक है। तो ये जो रेस सीधा जा रहा था, ठीक है, अब ऐसे घूम जाएगा। समझ गए? अब हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो स्ट्रेट जाना बंद कर दिया। जिधर पॉजिटिव टर्मिनल था इलेक्ट्रिक फील्ड का, उधर रेज मुड़ गया। इसका मतलब है कि ये नेगेटिवली चार्ज है। इसका मतलब है कि ये नेगेटिवली चार्ज है, ये कंफर्म कर रहा है यहाँ पर फिर से, तब ना वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ गया। तो इसमें इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर है कि नहीं, है ना, है? ठीक है। उसके बाद जो है हम मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे। मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो ये ऊपर की तरफ भागेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का भी असर है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी है, यानी ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अफेक्ट करता है और मैग्नेटिक फील्ड को भी अफेक्ट करता है। दूसरे सेंस में बोल सकते हैं, इट गेट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज विथ मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड का भी असर है इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी असर है। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके उल्टा डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में होता ही नहीं, है ना। ये पढ़ चुके हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ एग्जिस्ट करता है। तो हम
यहाँ पर एक बार ऑब्जर्व करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे बार ऑब्जर्व करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड फिर हम वहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये अगर नीचे की तरफ पर है तो वो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव हम नहीं लिखेंगे ना। मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ऊपर की तरफ, अगर उसमें नीचे भागा था इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये ऊपर की तरफ भाग जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, यानी मैग्नेटिक फील्ड का भी असर होता है इसके ऊपर। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। इलेक्ट्रॉन मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो पार्टिकल निकल रहा है उसमें इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है। अगर इलेक्ट्रिकल बिहेवियर नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का असर नहीं होता। समझ में आ गया। तो यदि इसका असर हो गया, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और भी कैरेक्टर है, ठीक। उसके बाद है ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड रे प्रोड्यूसेस फेंट ग्रीनिश फ्लोरोसेंस मटेरियल। मतलब क्या होता है कि ये जो ग्लास ट्यूब है ना, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं तो उस समय सीधा तो जाता नहीं है, ये ऊपर या नीचे की तरफ जाता है। तो ये ट्यूब के टकराता है, ग्लास ट्यूब से टकराता है ना, ये ग्लास ट्यूब जो है फेंट लाइट ग्रीन के तरह चमकने लगता है, ग्रीन कलर का लाइट देना शुरू करता है, ठीक है। याद रहेगा, लिख लोगे, ठीक है। कैथोड रे आयनाइजेज द गैस थ्रू व्हिच दे पास। हाँ, कैथोड रे क्या करता है, जो उसे गैस, कैथोड रे जब पास करता है तो इसके बीच में क्या आता है, गैस आता है। तो मूवमेंट जो होता है वो मूवमेंट ये नहीं है कि यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन हम बाहर से भेजे हैं उसका मूवमेंट हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। आई बात समझ में। जो मूवमेंट हो रहा है वो गैस का मूवमेंट, और गैस कैसे मूवमेंट करेगा, वो तो न्यूट्रल है। गैस का मूवमेंट तभी पॉसिबल है जब वो आयनाइज हो जाएगा। हाइड्रोजन ही जब लेते हैं तो वो न्यूट्रल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, वो न्यूट्रल है। जैसे ही ये हाई वोल्टेज पड़ता है वो आयनाइज कर जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर आ जाता है। हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमको दिखने लगता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमको दिखने लगता है। तो मूवमेंट जो हो रहा है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ जो हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वही का खाली मूवमेंट हो रहा है, नहीं, इसके अंदर जो गैस है उसी का मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए हमको लगता है कि मूवमेंट हो रहा है। तो वो तभी संभव है जब ये चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए। चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट कोई भी एटम कब होगा, जब वो आयनाइज होगा। तो इसका मतलब कैथोड रे में ये कैपेबिलिटी है कि गैस को आयनाइज करता है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद जो है कैथोड रे से ही हम लोग एक्सरे जो है प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम यहाँ पर बोले थे कि थिन प्लेट लगाएंगे, थिन फॉइल लगाएंगे, वो गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा और चमकने लगेगा। तो हम थिन नहीं, मोटा प्लेट लगा देंगे, समझ गए, मोटा प्लेट लगा देंगे, थिक प्लेट लगा देंगे, तब वो एक्सरे प्रोड्यूस करेगा। आई बात समझ में। जब यहाँ पर हम ऑब्स्ट्रक्शन लगाए थे तो वो थिन लगाए थे ना, उसी को हम मोटा कर देंगे तो एक्सरे, जो हम लोग का एक्सरे होता है कैथोड रे से ही होता है। कैथोड रे थिक प्लेट के ऊपर जाता है और थिक प्लेट से जब टकराता है तो वो थिक प्लेट जो है एक्सरे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए हमको कैथोड रे चाहिए, यानी जहाँ भी जाते हैं एक्सरे कराने वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट होते रहता है, समझ गए, आया समझ में, है। और उसके अलावा क्या है कि जब हम पतला फॉइल लगाए थे तो रेज अपना आराम से जा भी रहा था, यानी थिन फॉइल अगर लगाएंगे तो उसको ये पेनेट्रेट करके निकल जाएगा। यानी अगर थिन फॉइल लगाने के बाद हमको यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, चमक वैसा ही चल रहा था। इसका मतलब है कि थिन फॉइल को क्रॉस करके आया। यानी अगर पतला मेटल फॉइल लगाएंगे तो वो इसको रोक नहीं पाएगा, उसको क्रॉस कर जाएगा, शैडो बनाएगा लेकिन क्रॉस करेगा, कुछ पार्टिकल क्रॉस कर जाएगा, कुछ पार्टिकल वहाँ रुक जाएगा। तो पेनेट्रेटिंग पावर है इसमें, उसके अंदर घुस करके वो आर पार हो रहा है, ठीक है ना। तो पेनेट्रेटिंग पावर है, आ गया समझ में। और मोटा रहेगा,
वो एक्सरे प्रोड्यूस कराएगा। मोटा रहेगा तो वो आर पार नहीं हो पाएगा, वो एक्सरे प्रोड्यूस करेगा और वो एक्सरे का भी पेनेट्रेटिंग पावर होता है जो हमारे हड्डी से टकरा करके हमारे हड्डी का इम्प्रेशन बता देता है। समझ गए? तो ये हुआ हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिससे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आओगे तब हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है।